अगले दिन फेलिक्स क्लॉड को बताता है फसल कटाई के दौरान मॉन्स्टर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस बार किसानों ने ज्यादा विजिट्स की मांग की है। नहीं तो राज्य को आर्थिक नुकसान भोगना पड़ेगा। साथ ही अब की बारी मॉन्स्टर्स की संख्या इतनी बढ़ चुकी है मानो जैसे किसी की साजिश हो। क्लॉड विजिट्स की मीटिंग बुलवाने के लिए कहता है। वही एड ही लूकस के ऊपर चिल्ला रही थी क्योंकि उसने जितने भी पैसे मार्केट में कल के दिन खर्चे थे वो सभी जादू से बने थे जो एक दिन के अंदर गायब हो जाएंगे। जिसे जानकर एडी कहती है तुम इससे धोखेबाजी कैसे कर सकते हो। ईमानदारी से कमा रहे लोगों का हक छीनना गलत बात होती है। अगर ऐसा ही चल रहा तो फिर हम किसी दिन जेल में होंगे। कितना बोलती हो, बस पैसे इधर देने, चलो जाके दे आते हैं। तुम्हारे पास पैसे तो होंगे ना। तुम्हें मजाक लग रहा है? मैंने आज तक बाहर से कुछ नहीं खरीदा। मेरे पास जितने भी गहने उनके ऊपर राजमोहर लगी हुई है। अगर गलती से भी बेच दिए तो फिर भांडा फूट जाएगा। मैं बाहर घूमने गई थी। कमरे में फेलिक्स चाय और चॉकलेट्स को लेकर आता है जो एथेनेसा को बता रहा था कि असल में महाराज अभी फसल कटाई में मॉन्स्टर से बचाव करने के लिए विजिट्स के संग मीटिंग कर रहे हैं, जिस कारण वो कई दिनों तक आपसे मिल नहीं पाएंगे, जिसका उन्हें काफी ज्यादा अफसोस है। पर फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। एथेनेस से अपने भोलेपन का इस्तेमाल करते हुए फेलिक्स से कुछ पैसे मांगती है जिन्हें लेकर वो बाजार में हर एक दुकानदार को दे रही थी जिसके पास उसने खरीदी की थी। ये कहते हुए माफ करेगा मेरे दोस्त ने जो पैसे इस्तेमाल किए थे वो जादू से बने थे। सभी दुकानदारों को उनके हक के पैसे लौटाने के बाद एथी महल आ चुकी थी जहां उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। एथेनेस लूकस से कहती है तुम आइंदा से उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करना जो तुमने कमाए हैं। वो हैरानी के संग कहता है तुम ही ने तो कल इतनी ज्यादा चीजें खाई थी और ऊपर से मुझे कह रही हो क्या तुमने कभी पैसे कमाए भी हैं? जिन पैसों को तुमने खर्चा है वो बस एक उधार गिना जाएगा। एथी मायूसी में कहती है मैं जल्दी पैसे कमा कर चुका दूंगी। पर उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब करा कैसे जाए। उससे फेलिक्स की बातें याद आ जाती है और वो उससे कहती है मैं भी विजिट के रूप में मदद करना चाहती हूँ जिससे मैं अपने पापा की मदद कर सकती हूँ। पर वह मन ही मन चाह रही थी बस पैसे कमाना। फेलिक्स उसे सपोर्ट करने महाराज के पास ले जाता है जो कि सीधे तौर पे उसे कह देते हैं ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। एठी का कहना था मेरी पावर आपकी और अपनी प्रजा के लिए इस्तेमाल कर कर ही तुम अपना प्यार उन्हें दिखा सकती हो। फेलिक्स उसे सपोर्ट कर कर कहता है राजकुमारी का अपनी प्रजा के प्रति प्यार दिखाने का ये एक अच्छा सा मौका है। थोड़ी देर सोचने के बाद क्लॉड कहता है बस तुम उसी जगह जा सकती हो जहाँ मैं कहूँगा। तुम्हें फेलिक्स के ऑर्डर मानने होंगे और बिना सोचे समझे कुछ नहीं करोगे। साथ ही वो एक जगह का चुनाव करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओग यानी कि तुम्हारी माँ की जन्मभूमि। तुम्हें मुझे डेली रिपोर्ट लिखकर भेजनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। एथेनेसा उन्हें शुक्रिया करती है। रात के वक्त एथे काफी सारा सामान बांध रही थी जहाँ लूकस कहता है तुम पिकनिक पे नहीं जा रही। पहली बात तो अपने मैजिक से उन सभी सामान को एक छोटी सी पोटली में बांधकर लूकस कहता है कल से तुम्हें अब शायद मेरी बकवास नहीं सुनने मिलेगी। खैर मैं भी बाहर जा रहा हूँ। जिससे वो हैरान थी और बालकनी में आकर लूकस से कहती आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। वो कुछ नहीं बताता सिवाय कुछ जिम्मेदारियों को जिन्हें निभाना जरूरी है, जिससे एथी नाराज हो जाती है कि आखिरकार तुम्हें कुछ समझ में क्यों नहीं आता। बस लूकस कहता है जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तुम जन्नत के आसपास भी मत भटकना। मैं एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। वो वापस कमरे में चली गई थी जहाँ लूकस कहता है दोस्त हाँ तुम पर तरस आता है। तुम्हारी जिंदगी बस तन्हाई में बीतने वाली और तुम अकेले ही मरोगे। तुम्हारे जीवन का यह चक्रव्यूह कभी खत्म नहीं होगा। आसमान में उड़ते वक्त लूकस कह रहा था दोस्त आज से अगली बार जब मैं आऊंगा। एथेनेसा और फेलिक्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओग के लिए निकल जाते हैं जहाँ फेलिक्स उसे कह रहा था तुम्हारा पहला सफर महल के बाहर आखिरकार कैसा महसूस कर रही हो। वो अपनी खुशी उसके सामने बयां करती है जहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओग पहुंचने के बाद वहाँ के काउंट हैरिस उन का स्वागत करते हैं। फेलिक्स राजकुमारी एथेनेसा को विजिट के रूप में हैरिस से इंट्रोड्यूस करवाता है जहाँ वो कह रहा था आखिर ये क्या कह रहे हो तुम। इस क्रिटिकल सिचुएशन में हम राजकुमार के साथ वक्त नहीं बिता सकते। लेकिन फेलिक्स कहता है ये काफी ज्यादा ताकतवर है आप जल्दी समझ जाएंगे। ड्रैगन के झुंड का हमला हो चुका था जहां वहां के सभी विज़र्ड्स सील को बनाए रख रहे थे पर वो नहीं टिक पाती। एथेनेसा मैदान में उतरकर अपने मैजिक के जबरदस्त प्रदर्शन के साथ हर किसी को चौंका रही है जहां उसने ड्रैगन के पूरे झुंड को अकेले संभाल लिया था और उस सील्ड को दोबारा बना लिया था बिना किसी की मदद के। फेलिक्स उसकी तारीफ में हैरिस से कहता है हमारी राजकुमारी इकलौती ऐसी है जो इस तरह के जादू को इस्तेमाल कर सकती है। रात के वक्त सभी एथेनेसा के कामयाबी का जश्न मना रहे थे जहां एथेनेसा को अपनी पेमेंट मिल चुकी थी जिसे वो फेलिक्स को दे रही थी अपना उधार चुकता करने के लिए। पर वो मना करते हुए कहता है नहीं राजकुमारी इसकी मुझे जरूरत नहीं। लेकिन वो इंसिस्ट करते हुए कहती है ये बस मैंने आपके लिए ही किया था। वो खुशी खुशी से एक्सेप्ट करता है जहाँ काउंट हैरिस कहता है राजकुमारी मेरे बचपने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी काबिलियत देखने के बाद मैं खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। साथ ही मेरा आपके प्रति प्यार और सम्मान और ज्यादा बढ़ चुका है। आप बिल्कुल अपनी माँ डायना की तरह हो। आप मेरी माँ को जानते हो? हाँ बेशक, उसे कैसे भूल सकते हो।
बहुत वक्त पहले बुरे राजा एनास्टेसियस के ब्लैक मैजिक के कारण हमारी ये जमीन भूखमरी से जूझ रही थी। कहा जाए तो वो इतिहास की सबसे बड़ी भूखमरी थी और मॉन्स्टर्स के हमलों के कारण हम काफी बड़ी दुविधा में थे। पर उस वक्त के राजकुमार क्लॉड ने हम सभी को बचाया। मॉन्स्टर्स से लड़ाई करने के संग उन्होंने हमें दानिया प्रदान किया जिससे हमारा और बच पाया। उस वक्त डायना अपने जादू से घायलों को हील करा करती थी और उसी दौरान उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। रात के जश्न के वक्त डायना के खूबसूरती से भरे डांस में क्लॉड को अपनी ओर खींच लिया था। उन दो जाबाजों के कारण हमारी ये भूमि बच पाई, पर ब्लैक मैजिक के कारण और कई जगह दुष्टता फैलती जा रही थी जिसे जड़ से खत्म करने के लिए क्लॉड ने बुरे राजा एनास्टेसियस को मारकर साम्राज्य में खुशी लाई। ठीक उसके बाद वो राजा बने और उन्होंने डायना से शादी की। तकरीबन 16 साल बाद उन दोनों की बेटी एथेसिया ने हमारी इस भूमि को बचाया है। किस्मत के खेल भी क्या निराले हैं। वो सभी मनोरंजन में लगे थे जहाँ एथेसिया के कमरे में वो नकाबी इंसान यानी एनास्टेसिया के लिए तोहफा तैयार कर रहा था, वो भी उसके पापा के दिए हुए गिफ्टेड रिबन के अंदर। वहाँ से कुछ दूर लूकस किसी की कब्र के पास खड़ा था जहाँ हाथों में मैजिकल कंपास को लिए वो कहता है, मरे हुए होने के बावजूद तुम्हारे इस दुनिया में दखल देना सही नहीं, पर तुम्हारी ये ब्लैक एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक है। अगले दिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओग में महाराज स्वयं आए थे जिन्हें देखकर एथेसिया खुशी के मारे गले लगा लेती है। पर क्लॉड का कहना था, तुमने मुझे अब तक एक भी रिपोर्ट नहीं भेजी है। अपनी गलती का एहसास होते ही एथेसिया कहती है, पापा हमें क्या बताऊं, यहाँ पे काफी ज्यादा कामों में बिजी थी मैं। उन दोनों के बीच नोक-झोंक को होता देख फेलिक्स काफी ज्यादा खुश था। साथ ही वो एथेसिया से कहता है, तुम्हारे पापा यहाँ पर फसल कटाई के दौरान होने वाली एक खास रिचुअल को निभाने के लिए आए हैं, जिसे जानकर वो काफी खुश थे। लेकिन क्लॉड कहता है, तुम मेरे साथ ये रिचुअल आज परफॉर्म करने वाली हो। वो दोनों स्टेज पर खड़े थे जहाँ ओग के सभी निवासी उन दोनों की ही बातें कर रहे थे। काउंट हैरिस उनके सामने पहली फसल कटाई का हिस्सा लेकर आता है जो कि प्रार्थना के रूप में भोग चढ़ाया जाने वाला था। सभी उन लोगों के लिए प्रे करते हैं कि ओबेलिया हमेशा समृद्ध रहे और सभी के सपने साकार हो सके। महाराज के साथ कुछ लोग प्रार्थना स्थल की ओर निकलते हैं जहाँ बगी के अंदर क्लॉड अपनी बेटी से कह रहा था, तो फिर तुमने ये रिबन पहन लिया। बाकी सभी ब्रिज के पास से रुकते हैं जहाँ से आगे का सफर राजा और राजकुमारी को अकेले करना था। जादू का स्रोत माना जाने वाले उस टावर को ही यहाँ का प्रार्थना स्थल माना जाता था जहाँ लूकस भी ब्लैक मैजिक की ट्रेसेस को फॉलो करते हुए अपने घर पहुँच चुका था, जो बाहर उसे काफी ज्यादा अजीब लगती है। वो मिरर के अंदर यहाँ हुई सभी घटनाओं को देखते और उससे काफी गुस्सा भी आ रहा था। जिस इंसान ने ये सारा षड्यंत्र रचा वो उसी के घर में घुसकर ब्लैक मैजिक सीख रहा था। लेकिन लूकस के लिए उससे ज्यादा हैरानी की बात यह थी और उसके पापा को यहाँ पे देखकर। वो दोनों टावर के नीचे जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर एक वेल स्प्रिंग रखा गया था जिसे महान देवता माना जाता है। साथ ही में वो एथेसिया को समझाता है इस टावर के सबसे ऊपर यहाँ का महान जादूगर रहता है जिसका धर्म है यहाँ के वेल स्प्रिंग की रक्षा करना। जिस बारे में जानकर एथेसिया सोचती है, क्या ये लूकस की बात हो रही है? ना, वो तो एक नंबर का आलसी इंसान है। एथेसिया अपनी आंखों के सामने एक काफी पुराने पेड़ को तालाब के बीच देखती है जिसे लेजेंडरी वेल स्प्रिंग कहा जाता है। आत्मा और जिंदगी की जन्मभूमि। वेल स्प्रिंग से निकलती ये चमकती सी रोशनी असल में जादू का स्रोत है जो इस पूरी दुनिया में हर एक इंसान का साफ दिल पढ़ सकता है और उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। मैं क्लाउडी एल्गर ओबेलिया अपने साम्राज्य की तरफ से आपको शुक्रिया करता हूँ। क्लॉड की प्रार्थना स्वीकारने के बाद वो एथेसिया से कहता है, जाओ अब तुम करो। पानी में उतरकर एथेसिया उस फसल के संग अपनी प्रार्थना करती है जिससे स्वीकार होता देख उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। पर साथ ही वो रिबन एक्टिवेट हो चुका था जहाँ एथेसिया को सीने में हल्का सा दर्द हो रहा था और एक काला फॉग उसे ढक रहा था। अगले ही पल आंखें खोलने पर वो पानी के अंदर थी जहाँ रूथ उस पर हमला कर रही थी। एथेसिया को बचाने के लिए क्लॉड आ जाता है। एक बबल में उसे प्रोटेक्ट कर वो अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो रूथ से लगातार हमला कर रही थी जिस कारण क्लॉड को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता और वो अपनी बेटी के साथ बबल को स्प्लिट कर खुद को वहाँ कैद कर लेता है। अगले ही पल आंखें खुलने पर वो लूकस के गोद में थी जहाँ लूकस ने उसे बचा तो लिया था, लेकिन उसके पापा खुद के बनाए प्रोटेक्शन मैजिक के अंदर कैद होकर सो रहे थे। असल मायनों में वो अपनी यादों में कैद हो चुके थे जहाँ एथी को काफी बुरा लगता है। लूकस उसके बालों में ब्लैक मैजिक से चांद रिबन को देखकर कहता है, तो इसने तुम पर हमला किया था। एथेने से अपने पापा को बचाना चाहती थी जहाँ लूकस उसे मायूसी के संग बताता है इस बैरियर के अंदर से वही जा सकता है जिन पे महाराज भरोसा करते हैं। अगर मैं जबरदस्ती महाराज के इस बैरियर को तोड़ता हूँ तो उनके दिमाग पर काफी गहरा असर होगा, इसलिए अभी कुछ करना मेरे लिए नामुमकिन है। फेलिक्स की बचपन में कई बातों को याद कर वो कहती है, मैं इस बैरियर के अंदर जा सकती हूँ। लूकस उसे आगाह करता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वेल स्प्रिंग ने प्योरिफिकेशन स्टार्ट कर दी और क्लॉड जल्दी एग्जिस्टेंस से मिट जाएगा।
उससे भी बुरा अगर तुम नाकाम हो जा रही हो तो फिर ये ड्रीम लोटस तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाएगा और तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा। जिंदगी और मौत का फैसला था, लेकिन एडी रोते हुए कहती है, मुझे अपने पापा को बचाना है, उनके बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं, वो बस मेरा इकलौता परिवार है। लूकस के पास कोई और चारा नहीं था और वो उसके ऊपर प्रोटेक्शन मैजिक कास्ट करते हुए कहता था, ये ज्यादा वक्त तक नहीं टिकने वाला। प्योरिफिकेशन के खत्म होने से पहले तुम्हारा वापस लौटना जरूरी है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ, बस मेरी हर एक बात को सुनना तुम। बैरियर के अंदर एंटर होने के बाद एडी अपने पापा से कह रही थी, मैं आपको जल्द बचा लूंगी। एथनेसिया उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच चुकी थी, जहां लूकस उससे कह रहा था, मैं तुम्हें डायरेक्ट यादों के उन गहरे हिस्से में ले जाने वाला हूँ, वहां पे तुम्हें जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। उसे अपनी माँ की कई सारी यादें दिखती है, जिनमें ऑग विलेज में उन दोनों की पहली मुलाकात, एथनेसिया की प्रेगनेंसी में क्लॉड का प्यार दिखाना अपनी बीवी को, कई सारी हंसी खुशी के पल जो उन दोनों ने जिए थे। आगे बढ़कर उसे एक दूसरी याद देखने मिलती है, जिसमें क्लॉड अपनी बीवी पे चिल्लाते हुए कह रहा था, तुम इस बच्चे को जन्म मत दो, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो फिर उसके अंदर की सारी मैजिकल एनर्जी सोख ली जाएगी और वो मर सकती है। और डायना उस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, जिसके जन्म होते वक्त क्लॉड ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, जहां तूफानी मौसम की उस बारिश में भीगते हुए वो खुद की तन्हाई को कोस रहा था। वो खुद के संग सब कुछ तबाह करना चाहता था, जिसके बहाव में एथनेसिया पीछे हट चुकी थी और लूकस कहता है, यही सही वक्त है, अभी जगाओ। क्लॉड ने एथनेसिया को तो खुद से दूर कर दिया था, लेकिन हर रात उसे सपने में डायना दिखाई देती थी, जिस कारण वो अंदर से और ज्यादा खोखला हो चुका था। खुद से इतनी ज्यादा नफरत और घृणा हो चुकी थी कि वो अपने अंदर के सभी जज्बातों को ही मार देता है। एडी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन क्लॉड ने खुद को एक बैरियर के अंदर बंद कर रखा था, जिसके अंदर वो खुद भी नहीं जा पा रही थी। क्लॉड ने काली और सफेद दुनिया में जीना शुरू कर दिया, बिल्कुल अकेला और तन्हा। वो खुद से कहा करता था, मैं ऐसी दुनिया में रहना ही डिजर्व करता हूँ। क्लॉड के उसके प्रति मजबूरी और नफरत को एथनेसिया समझ चुकी थी और वो उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है, पर उसकी ताकत काफी नहीं थी। एथनेसिया के सबकॉन्शियस माइंड से एक रूप उसके पास आकर कहता है, यही तुम्हारी असल जिंदगी है, जिसे तुम बचाना चाहती हो, वो तुमसे प्यार ही नहीं करता। पहली बार जब 9 साल की उम्र में तुम अपने पापा से मिलने वाली थी ना, तब तुम बहुत छोटी थी, जिस कारण वो तुम्हें बॉल पार्टी के अंदर लेकर भी नहीं गए और तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। जिनकी बातों ने तुम्हारे अंदर न जाने कौन सा जोश भर जाए, तुमने जी तोड़ के डांस की प्रैक्टिस की, लेकिन बॉल पार्टी में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ तन्हाई। तुम्हारे बदले जेनेट आ गई। तुम्हें जादू की पढ़ाई करने को नहीं मिली थी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई काबिलियत नहीं थी। हर कोई तुम्हें पीठ पीछे कोसता था, हर एक में तुम्हें अकेला छोड़ती, जिससे तुम्हारी जिंदगी में तन्हाई भरी थी। एथनेसिया उन सभी को ठुकराने की कोशिश करती और अपने पापा को जगाने पे ध्यान देना चाहती थी, लेकिन वो आवाज दोबारा से कहती है, तुम ही वो वजह हो जिस कारण ये सब चीजें हुई है। तुम ही ने अपनी माँ को मारा, जिस कारण क्लॉड ने तन्हाई चुनी और तुम हमेशा के लिए अकेली हो गई। प्यार पाने की लालसा में तुमने ब्लैक मैजिक की ओर अपने कदम बढ़ा लिए और तुमने एक चॉकलेट बनाई, जिसे अब तुम्हारे पापा ने चखा तक नहीं। पर जेनेट ने तुम्हारी बहन होने के नाते उस चॉकलेट को चखा, लेकिन वही जमीन पर गिर गई। यह सब क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अंदर की लालसा से। एक नकाबी इंसान ने तुम्हें पोषण दिया, जो कि झूठा वादा कर रही थी कि तुम्हें अपने पापा का वो प्यार मिल सकता है। हर बार तुम्हें एक ही चीज दोहराती गई, गलतियों पे गलती, और तुम हमेशा के लिए कारावास में बंद हो गई और आखिर में तुमने खुद की जान ले ली। यही सच है, यही किस्मत है, तुम इससे भाग नहीं सकती हो। एथनेसिया दुख के सागर में बह चुकी थी, जहां लूकस अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ज्यादा से ज्यादा वक्त लेने के लिए, क्योंकि प्योरिफिकेशन में कुछ वक्त ही बाकी था। एक तेज रोशनी अंधेरे को चीरते हुए एथनेसिया को उसके सबकॉन्शियस माइंड में ले जाती है, जिसे देखकर लूकस भी काफी हैरान था। एथनेसिया की माँ डायना उसके पास आकर अपना प्यार नौछावर करती है, जहाँ वो अपनी बेटी से कह रही थी, बेटा शांत हो जाओ, इतना सारा रोने की जरूरत नहीं है। पर एथी उन सभी डरावने सपनों के बारे में बताती है, जहाँ उसकी माँ कह रही थी, वो सभी सपने नहीं बल्कि तुम्हारी दूसरी जिंदगी है, जिसे तुमने जिया था। माफ करना, ये सब जो तुम्हें सहना पड़ा, असल मायनों में जब तुम्हें उस ब्रिज से धक्का दिया गया था तो मैंने वक्त को रोककर सब कुछ इस दुनिया में लेकर आ गई। एथनेसिया रोते हुए कहती है, मैं कुछ भी नहीं रोक पाई, सब कुछ और ज्यादा बुरा हो गया। मेरे पास अपने पापा को बचाने लायक तक मैजिक नहीं है। डायना उसे रोकते हुए कहती है, असल मायनों में तुम्हारे पैदा होने पर मैंने तुम्हारी सारी एनर्जी स्टील कर दी थी। मैं सारा बुरी किस्मत ना सहनी पड़े और उन सभी यादों के संग तुम अपनी एक नई किस्मत लिख सको। लेकिन अब जबकि सब चीजें यहाँ आ ही चुकी है, तो फिर मैं तुम्हारी वो सील हटाने वाली हूँ। डायना अपनी बेटी को गुड बाय करने के संग फोरहेड पर किस करते हुए उसकी सभी ताकतों को जगा देती है। एथनेसिया अब एक ऐसी रोशनी बन चुकी है जो अपने पापा को बचा सके।
अपने बुएनारो से सील के ऊपर काफी सारे हमले करने के बाद एथेनेसिया सील को तोड़ते हुए पापा की जिंदगी में एक परी की तरह आती है और अपने पापा से कह रही थी अब इस सपने को खत्म करिए, नई और बेहतर जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। क्लॉड उसे भगाने की कोशिश करता है लेकिन एथेनेसिया की पावर उसके आगे कुछ नहीं थी। एथेनेसिया अपने पापा की ओर बढ़ती है जहाँ उससे देखने के बाद क्लॉड के दिमाग में काफी सारी यादें दौड़ती है। मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम मेरी बेटी एथेनेसिया हो। वो अपने पापा को लेकर असल दुनिया में लौटती है लेकिन दोनों ही बेहोश थे। लूकस ने एथी को संभाल रखा था। एथेनेसिया अपने सपने में गार्डन में थी जहाँ लूकस उससे कह रहा था तुमने काफी अच्छा काम किया लेकिन तुम काफी वक्त से सो रही हो और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम और तुम्हारे पापा महल के अंदर हो, मैंने तुम्हें फेलिक्स के पास छोड़ दिया था। मैं बच्चे के अवतार में फंस चुका हूँ, मेरी मैजिकल एनर्जी रिचार्ज होने में टाइम लेने वाली है। तुम जब जागोगी मैं वहाँ पर नहीं होगा क्योंकि मुझे अब एक नकाब इंसान का पता लगाना है। एथेनेसिया, मैं जाने से पहले तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ। मैं लूकस विजार्ड के उस टावर में रहता हूँ और मैंने अपना जिंदगी का ज्यादातर वक्त किताबें पढ़ने में बिताया था। मुझे इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर आगे जाकर मैं तुमसे मिला जो कि मेरी पहली दोस्त है जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन उतनी ताकत मेरे पास अभी नहीं है जिसे हासिल करने के लिए मुझे एक सफर पे निकलना होगा, पर तब तक तुम अपना ध्यान रखना। एथेनेसिया उसे रोककर कुछ कहना चाहती थी लेकिन लूकस कहता है तुम इंतजार करो मेरा तब तक के लिए। उसकी आंखें असल दुनिया में जागती है जहाँ लिली और फेलिक्स को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि वो 10 दिनों से बेहोश थी। वो जागने के तुरंत बाद अपने पापा के बारे में पूछती है जो कि अब तक सोए हुए थे। उन्हें बताने में भी डर लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिरकार मेरे पापा अब तक सोए हुए क्यों है। मैंने उन्हें बचा तो लिया था। वो अपनी मैजिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर रही थी जिसे देखकर लिली और फेलिक्स और ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन क्लॉड आखिरकार अपनी आंखें खोलता है। एथेनेसिया को अपने सामने देखने के बाद क्लॉड उसे सीधा अपने से दूर फेंकते हुए कहता है तुम यहाँ कैसे घुस गई। अपेरेंटली क्लॉड एथेनेसिया के बारे में सब कुछ भूल चुका था। वो उसे मौत की सजा देना चाहता था लेकिन लिली और फेलिक्स ने कई विनती कर उसे महल के अंदर कैद करवा दिया। एथे इस बारे में खत लिख रही थी कि पापा को कभी कभी हेडेक आते हैं, पर साथ ही मुझे कुछ नहीं पता आखिरकार क्या हो रहा है और नहीं जानती इस सबको कैसे ठीक करा जाए। एडी एक मैजिकल लेटर लिखती है जो शायद से किसी दिन लूकस के पास पहुंच जाए। खुद को ताकतवर करने के लिए लूकस बर्फीले इलाकों से होते हुए एक मैजिकल ट्री के पास पहुंचता है। इसी के साथ डिफीटेड मैजिकल प्रिंसेस वो मेड मी प्रिंसेस का सीजन 1 कंप्लीट होता है। मैं लिटरली काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने इतने लंबे वक्त बाद एक सीरीज को कंप्लीट किया और आइंदा से मैं करता रहूंगा। पिछले साल मैं अपने पर्सनल काम और कई चीज़ों में फंसा रह गया था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। साथ ही मुझे आलस भी आ रही थी, लेकिन इस साल से मैं एक नया रेजोल्यूशन लेता हूँ और जिंदगी बदल के रहूंगा। 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सभी का दिन अच्छा बीतेगा।